नमस्कार स्टूडेंट्स, मंकिड वाइब्स में स्वागत है। आज हम एक ऐसा सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, जो नीट, आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड, 11th-12th बोर्ड्स और साइंस से जुड़े हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सच में एक गेम चेंजर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, पानी की एक बूंद और एक जिंदा कोशिका, दोनों में आखिर फर्क क्या है? भाई, पानी दोनों में है, केमिकल्स भी हैं, फिर भी एक बेजान है और दूसरे में जिंदगी है। तो वो कौन सी चीज है जो ये सारा का सारा अंतर पैदा कर देती है? जवाब है एक बाउंड्री, एक सीमा, एक ऐसी जादुई दीवार जो कोशिका को उसके बाहरी दुनिया से अलग करती है और असल में जिंदगी को मुमकिन बनाती है। और इसी दीवार का नाम है कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। देखिए, ये झिल्ली सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये तो जीवन का गेट है, प्रवेश द्वार है। यही तो तय करती है कि कोशिका के अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। यही कोशिका की पहचान है और यही उसका सुरक्षा कवच भी है। चलिए थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। बात है 1855 की, जब सी क्रेमर और नेगेली ने सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को कोशिका झिल्ली और जीवद्रव्य कला यानी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया। यहीं से इसे समझने का सफर शुरू हुआ था। तो सवाल ये है कि ये बनी किस चीज से है? इसका जो बेसिक ढांचा है वो है फॉस्फोलिपिड की एक डबल लेयर, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसमें जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके जो सिर हैं वो होते हैं हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी से प्यार करने वाले, तो वो बाहर की तरफ रहते हैं। और उनकी जो पूंछ होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से डरने वाली, तो वो अंदर की तरफ एक दूसरे से छिपकर रहती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वैज्ञानिक हमेशा से ये बात नहीं जानते थे। आज हम जो जानते हैं ना, उस तक पहुंचने के लिए हमें कई पुराने और कह सकते हैं गलत मॉडल से होकर गुजरना पड़ा। तो आइए देखते हैं ये खोज की कहानी आगे कैसे बढ़ी। 1938 में डैनियल और डॉब्सन ने एक सैंडविच मॉडल दिया। उनके हिसाब से ये प्रोटीन लिपिड प्रोटीन का एक सैंडविच था। ऊपर प्रोटीन की ब्रेड, नीचे प्रोटीन की ब्रेड और बीच में लिपिड की फिलिंग। फिर 1958 में रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया। इन दोनों मॉडलों ने झिल्ली की मोटाई जो करीब 70 से 80 एंगस्ट्रॉम होती है वो तो एकदम सही बताई, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने झिल्ली को एक कठोर रिजिड स्ट्रक्चर मान लिया। ये शुरुआती मॉडल एक मजबूत नींव तो थे, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन हकीकत तो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत थी। साइंस को एक ऐसे मॉडल की तलाश थी जो झिल्ली के लचीले और डायनामिक नेचर को समझा सके। और फिर एंट्री हुई उस मॉडल की जो आज पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, एक मॉडर्न मास्टरपीस, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी तरल मोज़ेक प्रतिरूप। इसे 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दुनिया के सामने रखा और इस मॉडल ने सेल मेम्ब्रेन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। इन्होंने बताया कि झिल्ली कठोर नहीं बल्कि अर्ध तरल यानी क्वाजी फ्लूइड है, जैसे कोई गाढ़ा तेल हो और उसमें प्रोटीन के अणु आइसबर्ग की तरह तैर रहे हैं। तो इस मॉडल के मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहला, लिपिड एक अर्ध तरल क्वाजी फ्लूइड स्टेट में है। दूसरा, प्रोटीन दो तरह के हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो लेयर में पूरी तरह धसे हुए हैं और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बस सतह पर तैरते रहते हैं। और इसकी कुल मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रॉम है। यही तो इसकी खासियत है, मजबूती भी और लचीलापन भी। अच्छा, अब जब हम इसकी बनावट को समझ चुके हैं तो चलिए इसके सबसे जरूरी काम पर आते हैं, और वो है चीजों का ट्रांसपोर्ट करना, यानी इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट मोटे तौर पर दो तरह का होता है। पहला है निष्क्रिय परिवहन, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें मॉलिक्यूल्स अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, मतलब ढलान की तरफ, और इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। दूसरा है सक्रिय परिवहन, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें उल्टा होता है, मॉलिक्यूल्स कम कंसंट्रेशन से ज्यादा की तरफ जाते हैं, और इस मुश्किल काम के लिए जाहिर है एनर्जी यानी एटीपी खर्च करनी पड़ती है। इसको समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। सोचिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट एक गेंद को पहाड़ी से नीचे लुढ़काने जैसा है। कोई मेहनत नहीं लगती, अपने आप हो जाता है। वहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसी गेंद को जबरदस्ती एनर्जी लगाकर पहाड़ी पर ऊपर चढ़ाने जैसा है। कितना आसान और बेहतरीन उदाहरण है ना? जब सेल को कोई बड़ी चीज अंदर लेनी होती है तो वो करती है एंडोसाइटोसिस यानी अंतर्ग्रहण। इसमें भी दो तरीके हैं,
अगर कोई ठोस चीज अंदर ले रही है तो उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस यानी सेल ईटिंग, और अगर कोई तरल पदार्थ अंदर ले रही है तो उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस यानी सेल ड्रिंकिंग। और ठीक इसी का उल्टा प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस यानी बहिर्कोशिकाएं लेन। ये सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। इसके जरिए वो अपशिष्ट पदार्थों को, कचरे को बाहर फेंक देती हैं। तो संक्षेप में कहें तो कोशिका झिल्ली एक डायनामिक दीवार है। इसके अर्ध तरल लिपिड इसे फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और इसमें धसे हुए प्रोटीन गेट कीपर की तरह काम करते हैं, जो ये तय करते हैं कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा, मतलब सेल के अंदर और बाहर की दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए, अब वक्त है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। यहां है इस चैप्टर से 5 सुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखते हैं आपने कितना सीखा। तैयार हो जाइए। पहला सवाल, कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? सोचिए। और सही जवाब है सी, सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। यह सबसे मॉडर्न और एक्सेप्टेड मॉडल है। दूसरा सवाल, अणुओं का कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना क्या कहलाता है? सही उत्तर है डी, सक्रिय परिवहन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें ढलान के विरुद्ध उल्टा काम हो रहा है और एनर्जी लग रही है। तीसरा सवाल, फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर में जल विरोधी यानी हाइड्रोफोबिक पूंछ किस तरफ होती हैं? इसका सही जवाब है बी, अंदर की ओर। जैसा कि हमने बात की थी, वो पानी से बचने के लिए एक दूसरे से चिपककर अंदर छिप जाती हैं। चौथा सवाल, इनमें से कौन सा कोशिका झिल्ली का एक मेन फंक्शन है? और सही जवाब है बी, चयनात्मक पारगम्यता यानी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। ये इसका सबसे खास काम है, मतलब हर किसी को अंदर बाहर आने जाने की इजाजत नहीं देना। और ये रहा आखिरी सवाल, सैंडविच मॉडल ने कोशिका झिल्ली को किस तरह का बताया था? और इसका सही उत्तर है बी, एक कठोर प्रोटीन लिपिड प्रोटीन परत। ये एक पुराना लेकिन बहुत जरूरी मॉडल था जिसने आगे की खोज के लिए रास्ता बनाया। तो ये था कोशिका झिल्ली पर हमारा पूरा का पूरा विश्लेषण। अगर ये पसंद आया और सब कुछ समझ में आया तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाकर मंकित वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हर इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ऐसे ही शानदार विश्लेषण के लिए मिलते हैं अगली बार।